हाउ आर यू माय डियर्स। तो कैसे हैं आप लोग। चलिए शुरू करते हैं। मैथ, जो कि आप जैसे कि मेरे बारे में जानते ही हो, 6 साल की टीचिंग एक्सपीरियंस है। तो आज का ये पहला सेशन और ये पहली क्लास 11th की, इसमें हम लोग देखेंगे समुच्चय का ये पहला वीडियो आप लोगों के सामने। ठीक है, मेरा ये विश्वास है, मैं आप लोगों से दावा करता हूँ, इससे बेस्ट कंटेंट आपको पूरे यूट्यूब पे क्लास 11th के लिए नहीं मिलने वाला है। तो चलिए आज के ये सेशन को स्टार्ट करते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले जानेंगे ये ससुर समुच्चय किस चिड़िया का नाम है। तो समुच्चय उसे कहा जाता है वस्तुओं का सुपरिभाषित संग्रह, यानी वस्तुओं का एक सुपरिभाषित, एक परिभाषित की हुई संग्रह यानी कि ग्रुप को समुच्चय कहा जाएगा। ये सुपरिभाषित किस कबूतरी का नाम है इसके बारे में भी जानेंगे, बिल्कुल आगे जानेंगे। ठीक है, और सबसे पहले यहाँ पे दो बातें आपको ध्यान रखनी है। तो सुपरिभाषित सबसे पहले शब्द जो प्रयोग किया गया था वो जर्मन के गणितज्ञ थे जॉर्ज कैंटन, इनके द्वारा किया गया था, और इसी की वजह से इनको समुच्चय सिद्धांत का पिता कहा जाता है। ठीक है, तो ये कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम, अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की भी तैयारी आप कर रहे हो तो ये एग्जाम में पूछ लिया जाता है समुच्चय सिद्धांत के पिता किन्हें कहा जाता है। तो जॉर्ज कैंटर को इनके पिता के रूप में जाना जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे मैंने जैसे कि अभी बात करा आपसे कि इस टॉपिक में हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं क्या क्या चीज़ें पढ़नी है, यानी समुच्चय में पूरे चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है हमें। तो देख सकते हैं आप कि समुच्चय में पहला पॉइंट है समुच्चय को परिभाषित करना, ये देखेंगे, और विभिन्न रूपों में इसका निरूपण देखा जाएगा, कितने रूपों में ये दिखाई देता है, और विभिन्न प्रकार के समुच्चय जैसे कि जो प्रकार हैं इनके, परिमित, अपरिमित, रिक्त समुच्चय, एकल समुच्चय, समान समुच्चय, तुल्य समुच्चय, उप समुच्चयों से परिभाषित समुच्चयों को परिभाषित करना और उनके रिलेटेड उदाहरण ये देखेंगे। फिर से हम देखेंगे समष्टि समुच्चय के उदाहरण, मतलब किस प्रकार से दिया जा सकता है। दो समुच्चय का अंतर देखा जाएगा, समुच्चय के पूरक क्या होते हैं इनको भी परिभाषित किया जाएगा। ठीक है, ये सीखेंगे हम लोग। दो समुच्चयों के सम्मिलन और सर्वनिष्ठ को परिभाषित करना सीखेंगे। वेन आरेख क्या होते हैं, और दो समुच्चयों के सम्मिलित और सर्वनिष्ठ, समष्टि समुच्चय और समुच्चयों का पूरक तथा दो समुच्चयों में अंतर किस तरीके से वेन आरेख के द्वारा प्रदर्शित किया जाएगा, ये भी सीखेंगे साथ के साथ। ठीक है, तो आज के इस टॉपिक में हम लोग कुछ खास नहीं, समुच्चय का परिभाषा और समुच्चय कितने प्रकार के रूप में निरूपण किए जाते हैं ये हम लोग सीखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जैसा कि अभी मैंने बताया एक सुपरिभाषित वर्ड था, वो सुपरिभाषित क्या था उसको मैं डिस्कस करना चाहूँगा। परिभाषित एक आपके सामने अभी परिभाषा में आया था ना, सुपरिभाषित समूह को ही, मतलब कुछ अवयवों के सुपरिभाषित समूह को ही हम क्या कहते हैं, समुच्चय कहते हैं। ये तो सुपरिभाषित किस कबूतरी का नाम है इसको अब हम जान लेते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, पहले मैं आपको डिस्कस करा दूं। जैसे मैं कहूँ, जैसे समुच्चय कहता क्या है, तो समुच्चय का मतलब आपको ये समझना है, समुच्चय का इंग्लिश मतलब होता है सेट, और वहाँ से भी हम समझ सकते हैं सेट क्या है। तो जैसे कि समुच्चय यानी कि सेट, जैसे कि आपने सुना होगा ग्लास का सेट, तो ग्लास की सेट में आपने देखा होगा कई ग्लास पाए जाते हैं, कई ग्लास होते हैं, ये भी ग्लास है, ये भी ग्लास है, ये भी ग्लास है, ये भी ग्लास है। तो इस पूरे समूह को हम ग्लास का सेट बोलते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही जो हमारा समुच्चय है मैथ का, वो कुछ ना कुछ अवयव यानी कुछ ना कुछ एलिमेंट्स वगैरह का सेट होता है, यानी उसी का समूह होता है, और इस समूह को हम क्या बोलते हैं, समुच्चय बोलते हैं। आप ऐसे समझ सकते हो, जैसे मैं बोलूँ आपके क्लास 9th में सभी बच्चों का समुच्चय, नामों का समुच्चय बनाइए, तो आप 9th के जितने भी, मान लेते हैं 9th हो, 10th हो, 11th हो, जो भी है, 11th मान लेते हैं, तो 11th के आप बच्चों का समूह नामों का समुच्चय बताइए आप। तो यहाँ पे आप उस ग्रुप को क्रिएट करेंगे और यहाँ पे उनके नाम ऐड करोगे। तो सुपरिभाषित का मतलब ये है, बस आपको ये अंतर समझ में आना चाहिए। सुपरिभाषित कहने का मतलब ये है कि आपको बोलूं या किसी और को भी बोलूं, तो जो मेरी बात है वो आपके लिए भी वही वैलिड हो और दूसरे वाले व्यक्ति के लिए भी वही वैलिड हो। मतलब ये नहीं कि मेरी जो बात है वो आपके लिए कुछ और समझ में आए, दूसरे व्यक्ति के लिए कुछ और समझ में आए, ऐसा नहीं होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, जैसे मैं बोलूँ कि इंडिया में जितने भी क्रिकेटर हैं
उनकी एक लिस्ट बनाइए जो मतलब अच्छा बैटिंग करते हैं। तो आपके दिमाग में, किसी और के दिमाग में कुछ अलग बैट्समैन के नाम आएंगे, किसी और के दिमाग में कुछ अलग बैट्समैन के नाम आएंगे। तो ऐसा ही ये वाला स्टेटमेंट सुपरिभाषित नहीं कहलाएगा। सुपरिभाषित का मतलब ये स्टेटमेंट होगा, इंडिया में जितने भी प्लेयर्स हैं जिन्होंने 100 से ऊपर रन मारे हैं किसी इनिंग में, उनके लिस्ट बनाइए। तो आपके लिए भी वो सेम होगा, दूसरे व्यक्ति के लिए ये वाला स्टेटमेंट सेम होगा। तो सुपरिभाषित का मतलब इतना ही है, आप ऐसे समझ सकते हो कि मतलब ऐसा स्टेटमेंट यानी ऐसा कथन जो सभी के लिए वैलिड हो। मतलब कोई भी व्यक्ति अगर उसको समझे तो एक ही चीज़ सबको समझ में आनी चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पे आप देख सकते हैं, देखिए पहला स्टेटमेंट है कि आपके विद्यालय में लंबे विद्यार्थियों का संग्रह, देख सकते हैं आप, आपके विद्यालय में लंबे विद्यार्थियों का संग्रह, ठीक है। तो आप यहाँ पे अगर देखेंगे कि लंबे विद्यार्थियों का संग्रह, तो ये पॉसिबल नहीं है बनाना, ये हम नहीं बना सकते, यानी कि ये असुपरिभाषित स्टेटमेंट कहलाएगा। मतलब लंबे विद्यार्थी कौन कौन से हैं, तो किसी के नज़र में कोई और लंबा होगा, किसी की नज़र में कोई और लंबा होगा, तो ये वाला स्टेटमेंट वैलिड नहीं है, यानी कि असुपरिभाषित कह सकते हैं इसको। और उसी के विपरीत अगर हम बोलें इसी स्टेटमेंट को इस तरीके से बोलना चाहें, जैसे आपके विद्यालय में उन विद्यार्थियों का समूचा मतलब संग्रह बताइए जिनकी ऊंचाई 180 से अधिक हो। तो अब ये वाला स्टेटमेंट सुपरिभाषित हो जाएगा। कैसे? क्योंकि यहाँ पे अब कोई भी व्यक्ति 180 सेंटीमीटर जो लंबा से ऊपर मतलब लंबा होगा, उसको किसी ना किसी मतलब ग्रुप में रखा जा सकता है। तो ये वाला स्टेटमेंट हमारा क्या हो जाएगा, सुपरिभाषित हो जाएगा। तो आई होप ये स्टेटमेंट आपको समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट स्टेटमेंट देखें, आपकी कॉलोनी में ईमानदार व्यक्तियों का संग्रह, मतलब आपकी जो कॉलोनी है उसमें ईमानदार जो व्यक्ति हैं उसका मैं बोलूँ ग्रुप बनाइए। तो एक व्यक्ति को दे दिए ईमानदार का ग्रुप बना लगे, तो किसी के दिमाग में कोई और किसी के दिमाग में ये वाला व्यक्ति ईमानदार हो सकता है, वो हो सकता है, वो हो सकता है, यानी डिफरेंट टाइप के दिमाग में आ सकते हैं, एक ही चीज़ नहीं आ सकता। लेकिन इसी को अगर मैं ऐसे बोलूं, आपके इलाके के उन सभी लोगों का संग्रह बताइए जो कभी किसी चोरी के मामले में सम्मिलित नहीं पाए गए हैं। मतलब ये हुआ, ये वाला जो स्टेटमेंट हुआ ये क्या हो गया, सुपरिभाषित हो गया, मतलब एक वैलिड स्टेटमेंट हो गया। क्लियर? आगे अगर देखें तीसरा, आपके विद्यालय की लाइब्रेरी में रोचक पुस्तकों का संग्रह बताइए। अब बताइए कि अगर मैं गया, मेरे साथ कोई और व्यक्ति गया, तो उसके लिए कुछ और इंटरेस्टिंग, कुछ और पुस्तकें, अलग अलग टाइप की पुस्तकें इंटरेस्टिंग हो सकती हैं, मेरे लिए कुछ अलग हो सकती हैं। तो ये वाला स्टेटमेंट सुपरिभाषित में नहीं आएगा, लेकिन ये वाला उसी का रूप, ये वाला स्टेटमेंट सुपरिभाषित होगा। कैसे? आपके विद्यालय की लाइब्रेरी में गणित की पुस्तकों का संग्रह। तो ये वाला गणित की पुस्तकों का संग्रह जो आपके लाइब्रेरी में है उसको आप उठा के रख सकते हो और वहाँ से पता कर सकते हो कौन कौन सी पुस्तकें हैं। तो ये वाला स्टेटमेंट सुपरिभाषित स्टेटमेंट होगा। इसी के तरीके से अगर एक और स्टेटमेंट देखें, आपके विद्यालय में मतलब इंटेलिजेंट जो व्यक्ति मेधावी हैं उनके विद्यार्थियों का संग्रह बताइए। तो ये वाला भी स्टेटमेंट नहीं कह सकते, किसी की नज़र में कोई और विद्यार्थी इंटेलिजेंट हो सकता है, किसी की नज़र में कोई और हो सकता है। इसी प्रकार से इस स्टेटमेंट को इस तरीके से अगर बोले हम कि आपके विद्यालय में उन विद्यार्थियों मतलब उन छात्रों का संग्रह जिन्होंने वार्षिक परीक्षा में 80 से अधिक अंक प्राप्त किए, तो ये वाला स्टेटमेंट जो होगा ये परिभाषित के तौर पे समझा जा सकता है। आई होप मैंने जो अभी बात आपको समझाई वो आपको समझ में आई होगी। ओके, तो एक नोट आप लोग नोट कीजिए प्लीज़, आपको ये नोट डाउन करना है। यदि सुपरिभाषित वस्तुओं के किसी समूह को हम समुच्चय कहें, मतलब माने कि वो समुच्चय है, तो इसके संग्रह की प्रत्येक वस्तु मतलब इस ग्रुप में, यानी इस ग्रुप में जितने भी यहाँ पे वस्तुएं आई होंगी उनमें से प्रत्येक को, यानी मैथमेटिक्स के भाषा में हम अवयव कहते हैं, यानी एलिमेंट्स कहा जाता है। ठीक है, तो यानी जितने भी इस ग्रुप में यानी इस समुच्चय में आई होंगी वस्तुएं उसको हम क्या बोलेंगे, अवयव बोलेंगे। ये बात आपको आगे की क्लास के लिए ध्यान रखनी है। फिर समुच्चय को लगभग अंग्रेजी वर्णमाला के मतलब अदर भी चीज़ों से डिनोट किया जा सकता है वैसे, लेकिन हमारे मतलब सिलेबस के अकॉर्डिंग हम देखें तो अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों के द्वारा इसे निरूपित किया जाएगा। जैसे ए दिखाई देगा, बी दिखाई देगा, सी दिखाई देगा। इस नामों से किसी समुच्चय को हम दर्शाएंगे। ठीक है, और इसके जो एलिमेंट्स होंगे वो भी मतलब एक प्रकार से किसी और चीज़ से दर्शाया जा सकता है, बट हम क्या करेंगे, छोटे अक्षरों के द्वारा इस चीज़ को
इनके एलिमेंट्स को दर्शाया जाएगा। और यहीं पे एक चीज़ और मेंशन करना चाहूँगा मैं, ध्यान रखना है आपको कि इस समूचे को, अगर मैं समूचे के मतलब ग्रुप को, जैसे मैं बोलूँ शनिवार जो हमारा सप्ताह होता है उसके सभी दिनों का आप समूचे बताओ, तो आपको इस समूचे जो भी आप एलिमेंट्स उसमें बताओगे तो सबसे पहले समूचे में आपको ध्यान रखना होता है 2 ये मझोले ब्रैकेट्स के अंदर उनको रखना है, और प्लस ये ध्यान रखना है उन सब में क्या होनी चाहिए हर एक डेज में, जैसे कि मैं संडे बोलूँ संडे, फिर मंडे बोलूँ, फिर ट्यूसडे बोलूँ, तो सभी डेज के या सभी एलिमेंट जो भी इसके अंदर आ रहे हैं यानी जो अवयव आ रहे हैं उनके बीच में ये आप कॉमा लगा के अलग अलग उनको निरूपित करोगे। आई होप आपको बात इतनी समझ में आ गई। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपको कुछ चीज़ें और ध्यान रखनी है, इनके संकेत, मतलब ये संकेत आपको आगे जो हम लोग चैप्टर पढ़ने वाले हैं उनमें ये संकेत के रूप में दिया जाएगा, तो वहाँ पे ये बताया नहीं जाएगा n क्या है, n किसको निरूपित किया जा रहा है, यहाँ पे z क्या है, z प्लस क्या है, ये कुछ नहीं बताया जाएगा आपको। तो उससे पहले एक पूरा लिस्ट मैंने दे रखा है कि कौन कौन सी चीज़ें किस रूप में वहाँ पर समझी जाएंगी, वो आपको ध्यान रखनी है आगे, ठीक है। तो n अगर दिखाई देगा, सपोज आपको अगर कहीं पे n दिखता है तो आपको वहाँ पे ध्यान रखना है वहाँ पे क्या दे रखा है, इसका मतलब प्राकृतिक संख्याओं का वो समुच्चय दे रखा है। अगर W आपको सपोज दिखता है तो W के लिए आपको क्या समझना है, वहाँ पे पूर्ण संख्याओं का समुच्चय दे रखा है। सपोज वैसे ही अगर Z दिखाई देता है तो पूर्णांकों का समुच्चय समझना है आपको। अगर मान लेते हैं Z प्लस दिखाई देता है तो धन पूर्णांक समझने हैं, Z माइनस धन ऋण पूर्णांक समझने हैं। अगर सपोज आपको Q दिखाई देता है तो आपको उसके लिए क्या समझना है, वहाँ पे क्या दिया हुआ है, परिमेय संख्याओं का समुच्चय दिया हुआ है। फिर से वैसे ही आपको अगर I दिखाई देता है, I लिखा हुआ, तो आपको क्या समझना है, अपरिमेय संख्याओं का समुच्चय समझना है। फिर वैसे ही अगर आपको R दिखाई देता है तो वास्तविक संख्याओं का समुच्चय समझना है। इसी प्रकार अगर सपोज आपको C दिखाई देता है तो C के लिए आपको सम्मिश्र संख्याओं का समुच्चय समझना है। आई होप इतनी बात क्लियर है आपको। अगर आगे कुछ और प्रतीकों की बात करें, ये प्रतीक भी वहाँ पे दिखाई देंगे आपको। तो ये प्रतीक जैसे कि ये ई की तरह बना हुआ है, तो ई नहीं है वैसे ये, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोला जाता है एलिमेंट बोल सकते हो आप। यानी कि अगर मान लेते हैं सपोज ए, ये ई ऐसे लिखा हुआ है और यहाँ पे बी लिखा हुआ है, इसका मतलब ये है कि ए इस बी में, मतलब बी में आया हुआ एलिमेंट है। ए जो एलिमेंट है वो बी में, मतलब सॉरी, ए जो भी है यहाँ पे जो चीज़ है वो दूसरे समुच्चय यानी बी समुच्चय में आया हुआ एक एलिमेंट है। क्लियर है। और यहाँ पे ई को अगर आप ऐसे कट कर देते हो तो इसका मतलब ये है कि वो उसमें का एलिमेंट नहीं है, वो उसका सदस्य नहीं है। आगे ये बात आपको क्लियर हो जाएगी। बस इतना थोड़ा सा आपको ये ध्यान रखना है कि इस ई का मतलब क्या है। इस ई का मतलब है सदस्य है, और ई पे जो कट किया गया उसका मतलब बस इतना सा याद रखना है आपको, सदस्य नहीं है। क्लियर बात। ये थोड़ा सा एक और अलग सिंबल है, ये यूज में नहीं है फिलहाल, जब यूज होगा तो इसको देख लिया जाएगा। आगे देखते हैं। तो नेक्स्ट अब हमारा जो टॉपिक है वो है समूचे का निरूपण, मतलब समूचे को कितने रूपों में बांटा गया है, कितने रूपों में दिखाया गया है। तो दो विधियों में ये देख सकते हैं आप। पहला विधि अगर देखें तो पहला विधि कहलाता है रोस्टर मेथड बोल सकते हैं इसको, जैसे लिखा हुआ है। इसी को हिंदी में क्या कहते हैं, सारणीबद्ध विधि या रूप, सारणीबद्ध रूप कह सकते हो, सारणीबद्ध रूप। और जो हमारा दूसरा नाम है वो इम्पोर्टेंट है, वो आपको ध्यान रखना है। दूसरा है जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है आपका समुच्चय निर्माण विधि, समुच्चय निर्माण विधि। ठीक है, निर्माण विधि, ठीक है। ठीक है, तो पहला हमारा जो रूप है उसको मैं डिस्कस करता हूँ पहले क्या होता है। तो जैसे कि पहला है हमारा रोस्टर विधि, यानी सारणीबद्ध करना। ठीक है, सारणीबद्ध तरीके से कैसे हम लोग अरेंज करते हैं समुच्चय को। यानी कि अब हमारे सामने देखिए, इस विधि में क्या होता है, इस समुच्चय के सभी अवयवों को सूचीबद्ध किया जाता है। ठीक है, अवयवों को एक दूसरे से अर्धविराम द्वारा पृथक किया जाता है, जैसे मैंने अभी बताया, और सभी को मझोले कोष्ठक के भीतर रखा जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक क्वेश्चन हमारे सामने कि भी जैसे यहाँ पे आया हुआ है, तो भी का मतलब बस आपको ये ध्यान रखना है, भी का मतलब ये है वोवेल अंग्रेजी वर्णमाला के सभी स्वरों का समुच्चय है।
तो आप मुझे बताइए रोस्टर विधि में इसको कैसे लिखेंगे। तो सबसे पहले आपको 2 ब्रैकेट्स ऐसे मझोले में रख लेने हैं, और हम जानते हैं वॉवेल जितने भी होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, तो ए ई आई ओ यू होते हैं। इनको क्या करना है, आप किसी भी क्रम में अरेंज कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। तो ई लिख दिया मैंने, कॉमा लगाया, फिर दूसरा एलिमेंट लिखा, ए लिखा, फिर आई लिखा, फिर यू लिखा, फिर ओ लिखा। आप किसी भी क्रम में लगाओ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस यहाँ आप ध्यान रखना है मतलब 5 एलिमेंट्स जो होते हैं वो इस वाले ब्रैकेट्स में आ जानी चाहिए। बात क्लियर है। तो इस तरीके से आप जो अरेंज करना जो सीख रहे हो, इसी को क्या कहते हैं हम, रोस्टर विधि के द्वारा अरेंजमेंट कहा जाता है। क्लियर है। दूसरी चीज अगर पूछी जाए, दूसरा क्वेश्चन इस तरीके से, यदि ए 7 से छोटे प्राकृतिक संख्याओं का एक ग्रुप है, माना जाए ए एक समुच्चय बताया गया है कि ए एक समुच्चय है। अब इसको चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, एक समुच्चय है जिसमें 7 से छोटे सभी एलिमेंट्स हैं जो प्राकृतिक संख्या है। तो एक आता है उसमें, फिर 2 आ जाएगा, फिर 3 आ जाएगा, फिर 4 आ जाएगा, 5 आएगा, 6 आएगा, बस इतना ही आएंगे क्योंकि 7 से छोटा बोला गया। तो यही एलिमेंट्स प्राकृतिक संख्याओं में हम लिख सकते हैं। तो इसको इस तरीके से भी मतलब बाउंड्री करके लिख सकते हो, लेकिन एक तरीका बनाया गया है उस मतलब सुंदर दिखाई दे, ऐसे भद्दा दिखाई दे रहा है तो सुंदर दिखाई देने के लिए एक तरीका बनाया गया है। दोनों मजलों कोष्ठों के अंदर इनको एलिमेंट कॉमा से अलग अलग करके अरेंज किया जाएगा। ठीक है, बात आपको समझ में आ गई होगी। तो बात यहाँ पे ये आती है, थोड़ी सी मैं आपको यहाँ पे चीज़ और डिस्कस करना चाहूँगा कि रोस्टर विधि अगर थी तो दूसरी विधि की जरूरत क्यों पड़ी, आपको यहाँ पे सोचनी है। तो दूसरी विधि पे फिलहाल मैं मूव होता हूँ। जैसे दूसरी विधि हमारी समुच्चय निर्माण भी रूप, मतलब इसकी जरूरत क्यों पड़ी, आपको पहले थोड़ा सा माइंड लगाना है कि इसकी जरूरत आखिर क्यों पड़ी होगी। तो मैं बताता हूँ दोस्तों इसकी जरूरत आखिर क्यों पड़ी। जैसे मैं आपसे एक बात बोलूँ कि आप ऐसे ग्रुप को बताइए, जैसे मैं अब आपको ये क्वेश्चन लिखना समझाना चाह रहा हूँ। जैसे मैंने एक क्वेश्चन दिया आपको, सब पहले समझा देता हूँ आपको। जैसे मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया कि ए एक समुच्चय है, मतलब एक कुछ ग्रुप मतलब कुछ एलिमेंट्स का समूह है, मान लेते हैं ए एक समुच्चय है जो प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय है। प्राकृतिक, जैसे वहाँ पे आपने देखा ना, मैंने बोला प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय है, ये ए एक प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय है। बट मेरा स्टेटमेंट ये है, जैसे अभी पहले आपने एग्जांपल में देखा कि ए, जैसे मैं यहाँ दिखा देता हूँ आपको, जैसे आपने अभी देखा यहाँ पे ए जो था वो एलिमेंट्स कितने थे, 7 से कम थे। लेकिन मैं यहाँ पे आपसे कहना चाह रहा हूँ जो मेरा ए है वो 49, मतलब जो प्राकृतिक संख्या तो है लेकिन 49 से ये छोटा है। ये समुच्चय को आप दर्शाओ, तो आप क्या करोगे, अब ऐसे बनाना स्टार्ट करोगे, 1 लिखोगे, फिर 2 लिखोगे, 3 लिखोगे, 4 लिखोगे, 5 लिखोगे, फिर मतलब टोटल एलिमेंट्स को आपको यहाँ पे दर्शाना पड़ेगा और 49 तक लेके जाना पड़ेगा, ऐसा कुछ दर्शाओगे। तो इस तरीके से भी वैलिड है, बट कई स्टेटमेंट ऐसे हैं जिनको इस रूप में दर्शाना थोड़ा सा भद्दा रूप, मतलब भद्दा दिखाई देता है। तो इस चीज को हटाने के लिए हमारे पास दूसरा मेथड आया। दूसरा मेथड क्या आया, किस रूप में दर्शाया जा सकता है, वो दूसरा रूप आया समुच्चय निर्माण रूप। मतलब इसको थोड़ा और बेस्ट तरीके से, मतलब इससे क्या होगा, थोड़ा और बेस्ट तरीके से हम उस समुच्चय को दर्शा पाएंगे। तो ये क्या कहता है समुच्चय निर्माण भी, निर्माण का मतलब ही आप समझ पा रहे हो, यह अपने आप से निर्माण किया जा रहा है। यानी कि इस रूप में अवयवों को सूचीबद्ध नहीं किया जाता, परंतु इस सभी अवयवों को एक सर्वनिष्ठ, मतलब कि सबके लिए समान गुण धर्म के रूप में प्रदर्शित किया जाता है। मतलब सबके लिए वैसे ही प्रदर्शन होगा। अब मान लीजिए कि भी अंग्रेजी वर्णमाला के सभी अक्षरों का समुच्चय के रूप को, मतलब रूप को दर्शाना है, तो इस समुच्चय निर्माण विधि में आप कैसे दर्शाओगे। तो इसके लिए आपको एक स्टेटमेंट के तौर पे बात याद रखनी है, बस यही स्टेटमेंट इतना लिख दिया गया तो वो दर्शा दिया गया। मतलब आपको कैसे लिखना है, भी इज इक्वल टू, मतलब जैसे वहाँ पे समुच्चय में लिखा था आपने भी बराबर, आपने वहाँ पे क्या लिखा था, वहाँ पे लिखा था ए ई आई ओ यू, ये पहला मेथड था। लेकिन इसी चीज को इस रूप में जब लिखना सीख जाएंगे हम, तो इसी को कहेंगे समुच्चय निर्माण रूप। वो कैसे, तो लिखा गया है कि ए ई आई ओ यू भी इक्वल टू है, तो भी इक्वल टू एक्स सच डेट एक्स, मतलब इसको पढ़ा जाता है, इस 2 पॉइंट्स को पढ़ा जाता है सच डेट, और इसी को हिंदी में पढ़े तो क्या लिखे, बोला जाएगा ताकि बोल सकते हो, और सच डेट भी बोल सकते हो। इसको ऐसे ही बोला जाता है एक्स इस प्रकार, ये भी बोला जा सकता है एक्स इस प्रकार एक्स, मतलब कि एक्स जो है, मतलब इसके सभी एलिमेंट्स को ये एक्स के रूप में बोलना चाह रहा है। इस सभी एलिमेंट्स को एक्स समझ रहा है वो, मतलब ए को भी, ई को भी, आई को भी, ओ को भी, यू को भी, मतलब एक्स इस प्रकार है कि एक्स
अंग्रेजी वर्णमाला का एक स्वर है। मतलब ये कि अगर मैं बोलना चाहूँ कि भी क्या है, तो भी में जो मतलब ये एलिमेंट्स आए हैं वो एलिमेंट्स क्या हैं, तो एलिमेंट्स हैं एक्स, वो एलिमेंट्स है, एक्स क्या है, एलिमेंट्स है। और अंग्रेजी ये एक्स क्या है, तो अंग्रेजी वर्णमाला का एक स्वर है। मतलब जैसे कि ए के बारे में कहा जाए वो भी इस में आ जाएगा, बी यू के बारे में कहा जाए वो भी इसमें आ जाएगा। तो इस तरीके से जो दर्शाना होता है इसी को हम क्या कहते हैं, समुच्चय निर्माण विधि कहा जाता है। थोड़ा सा इस एक और एग्जांपल से आप समझो। मान लीजिए कि ए जो हम अभी पीछे देखा कि 7 से छोटी संख्या प्राकृतिक संख्या का एक समुच्चय है, तो हम ए बराबर लिखना चाहें तो 1 2 3 4 5 6 ऐसे लिखेंगे। लेकिन अगर मैं इस रूप में लिखना चाहूँ तो x सच दैट x, मतलब x इस प्रकार है या इस तरीके से है कि x एलिमेंट है, ई आ गया ना यहाँ पे, एलिमेंट है मतलब n का मतलब क्या है, नेचुरल नंबर्स का मतलब प्राकृतिक संख्याओं का। और यहाँ पे एक स्टेटमेंट और डालोगे, मतलब n तो इतना है, मतलब x क्या है, प्राकृतिक संख्या का ही एलिमेंट है इतने। जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ 1 2, रुकिए, जैसे मैंने आपको यहाँ पे लिखा, सॉरी, जैसे मैंने यहाँ पे एक मिनट, हाँ, जैसे मैंने आपको यहाँ पे लिखा एक चीज़, 1 लिखा, 2 लिखा, 3 लिखा, फिर 4 लिखा, फिर 5 लिखा, फिर 6 लिखा, ये आएंगे इस वाले के लिए अगर मैं दूसरा मेथड की बात करूं तो। लेकिन इस वाले मेथड में क्या होगा, किस तरीके से लिखना होगा, x इस प्रकार है कि यही x मतलब ये वाले एलिमेंट्स इस प्रकार से हैं कि ये नेचुरल नंबर्स के मेंबर हैं, मतलब अवयव हैं। नेचुरल नंबर्स के अवयव मतलब प्राकृतिक संख्या के अवयव हैं। और ये नहीं कि अब बस इतना लिख के आपने छोड़ दिया, ये नहीं लिखा है। अगर ये नहीं लिखा तो आपको ये पता चलेगा इस वाले स्टेटमेंट से कि टोटल हैं, 1 से लेके जितने भी होते हैं वो टोटल आ जाएंगे फिर। लेकिन यहाँ पे एक कंडीशन इसने और डाल दिया था, ये कंडीशन डाला इसलिए डाला कि यहाँ से बस इतने तक ही वैलिड है, मतलब ये x छोटा है किससे, मतलब ये एलिमेंट्स छोटे हैं, किससे छोटे हैं भाई, 7 से छोटे हैं। बस इतना लिखने की वजह से हमें समझ में आ गया कि जो भी अवयव आए होंगे नेचुरल नंबर्स होंगे और क्या होंगे, 7 से छोटे होंगे। बात समझ में आई आपको। अब चलिए थोड़े 2 एग्जाम्पल से इसको समझ लेते हैं, ये क्या कहना चाहता है मेथड। देखिए पहला इस मेथड है, निम्नलिखित को समुच्चय निर्माण के रूप में लिखिए आप। अब देखिए यहाँ पे समुच्चय निर्माण के रूप में बनाना है, तो a बराबर एक दूसरे वाले मेथड से दिया हुआ है, समुच्चय निर्माण विधि में इसको बदलना है। तो क्या कहना चाह रहा है, तो पहले इसको आप ध्यान रखिएगा, हमेशा पहले इसको पहले समझा जाता है ये कहना क्या चाह रहा है। तो आप देखेंगे कि -3 दे रखा है, -2 दे रखा है, फिर -1 दे रखा है, फिर 0 दे रखा है, 1 2 3 दे रखा है। तो आपको ये समझना है थोड़ा सा पहले, इस निर्माण विधि को लिखने से पहले, इसमें लिखने से पहले आपको ये समझना ये आखिर दिया क्या है, किस चीज़ के बारे में है। तो आप इसको गौर से अगर देखेंगे तो ये एक ये जो हमारा क्या था, किसका ग्रुप था, जो पूर्णांकों का ग्रुप था, ये एक पूर्णांकों का ग्रुप है ना, बिल्कुल पूर्णांकों का ग्रुप है। और इसकी जो रेंज है वो -3 से शुरू हुई है और +3 तक गई है। रेंज क्या है, -3 से शुरू होकर 3 तक गई है, लेकिन ग्रुप किसका है, पूर्णांकों का। तो इस तरीके से आप लिख सकते हो कि x सच दैट x, मतलब x कुछ इस तरीके से है कि x एक z का एलिमेंट है। किसका, z का। z का मतलब क्या है, वही मैंने अभी आपको समझाया था, पूर्णांकों का। जैसे मैं आपको पीछे दिखाऊं, देखिए z का मतलब क्या है, z का मतलब यहाँ देख सकते हो, z का मतलब क्या है, पूर्णांकों का समुच्चय। ठीक है, तो यहाँ पे वही बात कह रहा है, z का ये x क्या है, एलिमेंट्स है, मतलब ये जितने भी एलिमेंट्स आए हो क्या है, z के एलिमेंट्स हैं। और दूसरा स्टेटमेंट जरूर जोड़ना पड़ेगा क्योंकि यहीं से वैलिड मतलब एक ये जो रेंज है, ये रेंज का पता चलेगा। रेंज क्या है हमारा, जो 3 से -3 से शुरू हुआ है, मतलब 3 से बराबर और उससे बड़ा होता जा रहा है ये x, और किससे छोटा है, किससे बराबर है, मतलब 3 के बराबर जा रहा है और 3 से छोटा है, मतलब ये रेंज आपको आगे बतानी पड़ेगी। और इस तरीके से हमारा ये निर्माण विधि से समुच्चय दिखाई देगा। क्लियर है बात। नेक्स्ट अगर देखें दूसरा, देखिए आप इसमें क्या, अब आपको क्या महसूस हो रहा है, 3 6 9 12 क्या कहना चाह रहे हैं। तो आप बोल सकते हैं, अब हिंदी में जब बोलेंगे भोजपुरी में तो 3 का पहाड़ा दिख रहा है आपको, तो ऐसे पहाड़े के तौर पे भी बोल सकते हैं। लेकिन इसी को अगर मैथमेटिक्स के तरीके में देखें तो 3 का मल्टीपल कहा जा सकता है, मतलब 3 का यहाँ पे क्या दे रखा है, गुणज दे रखा है ना, 3 के गुणज दे रखा है। तो यहाँ पे हिंदी स्टेटमेंट ना लिख के अगर नंबर्स में बात करूँ तो 3 का मल्टीपल यानी कि 3n बोला है इसको, x सच दैट x इज इक्वल टू 3n, मतलब जो भी नंबर्स है वो 3 का मल्टीपल है। तो आप चाहो तो हिंदी लिख लो, कोई इशू नहीं है, 3 का मल्टीपल लिख लो। और n के बारे में थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि n क्या था, यहाँ पे n
नेचुरल नंबर्स है, मतलब n की जो वैल्यू है वो 1 है, 2 है, 3 है और 4 है, और n क्या है 4 से छोटा है और 4 के बराबर है, तभी तो 4 3 12 हुआ है। ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा समझाना चाहूँगा, 1 मिनट मैं इसको थोड़ा सा समझाता हूँ आपको। जैसे आपके सामने आया 3, 6, 9 और 12, 1 मिनट, आपके सामने आया 12। ठीक है, ये आपका अरेंजमेंट है, मतलब ये समुच्चय का ग्रुप दे रखा है इस रूप में। तो आपको अब थोड़ा सा यहाँ पे अगर दिमाग लगाओगे तो सबसे पहले जितने भी एलिमेंट्स हमारे सामने हैं वो 3 के मल्टीपल के तौर पे आए हैं, मल्टीपल मतलब 3 का मल्टीप्लाई उस चीज़ में हुआ है, और किस चीज़ में वो मल्टीप्लाई हुआ है, यहाँ पे किस चीज़ में मल्टीप्लाई होकर ये नंबर्स बन रहे हैं, तो आप मुझे बताओगे कि 1 है, 2 है, 3 है, मतलब 1 में मल्टीप्लाई करने पे 3 बन रहा है, 2 से मल्टीप्लाई करने पे मतलब 1 में मल्टीप्लाई हो रहा है, फिर 2 में मल्टीप्लाई हो रहा है, 3 में हो रहा है, फिर 4 में मल्टीप्लाई होके ये नंबर्स बन रहे हैं। तो हम ये इसको हम क्या बोलेंगे, कोई नंबर्स बोल सकते हैं, मतलब 1 2 3 क्या है आखिर में ये क्या है, तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं ये प्राकृतिक संख्या है। क्लियर बात, इतनी बात समझ में, प्राकृतिक संख्या है, और इसको किसी ना किसी रूप में दर्शाना पड़ेगा। तो आप इसको एक प्रकार से देखा जाए तो ए समझ लो, मान लेते हैं ये जो नंबर्स हैं वो ए हैं, तो इसी तरीके से ये लिखने का जो मेथड हमारे पास आया वो इस तरीके से लिख सकते हैं इसको कि x सच दैट x इस प्रकार है जो बराबर है 3a के। 3a मतलब a किसी चीज को निरूपित कर रहा है। अब मैं आगे बताऊंगा कि a क्या है, a क्या है, नेचुरल नंबर्स है, सॉरी यहाँ पे एक प्राकृतिक संख्या, मैं हिंदी में लिखना चाहूँ तो ऐसे लिख सकता हूँ कि a क्या है, प्राकृतिक संख्या है जो किससे, एक मतलब एक के बराबर है ना, जो मैं ऐसे लिख लूँगा अभी स्टेटमेंट, जो एक के इक्वल है, एक के इक्वल है और बराबर है, और ये छोटा किससे है भाई, ये छोटा और बराबर किससे है, 4 से, है ना। तो इस तरीके से आप एक स्टेटमेंट के तौर पे लिख सकते हो। इसी को हम बोल रहे हैं क्या, जो आप समझ पा रहे हो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं हम, समुच्चय निर्माण विधि के रूप में समझ रहे हैं इसको। इसने नेचुरल नंबर्स के तौर पे देखिए दिखा रखा है इसने इसको किस में रूप में दिखाया है, आप देख सकते हैं, इसने इसको दिखाया है नेचुरल नंबर के तौर पे। n क्या है, 4 से मतलब 1 से बड़ा है और 4 से छोटा रखा है उसको। ठीक है, इस तरीके से भी इसको लिख के दिखाया जा सकता है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो ये जरूरी नहीं है जैसे लिखा है वैसे लिख सकते हो, आप इस तरीके से भी इसको लिख सकते हैं, जैसे मैंने लिखा आप हिंदी स्टेटमेंट डाल के भी लिख सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं, मतलब ये चीज़ समझ में आ जानी चाहिए क्या कहना चाह रहा है। क्लियर बात, आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा और। यहाँ पर रोस्टर, अब ये क्या कहना चाह रहे हैं, रोस्टर रूप में जैसे कि दे रखा है क्वेश्चन, देख लीजिए जो क्वेश्चन दे रखा है उदाहरण नंबर 2 में। उदाहरण नंबर 2 में क्या कह रहा है, देखिए निम्न को रोस्टर रूप में लिखिए। रोस्टर रूप में क्या है, c इक्वल टू जो भी दिया हुआ समुच्चय निर्माण रूप में दिया हुआ आपको रोस्टर रूप में लिखना है। तो इस स्टेटमेंट को आप समझेंगे तो बिल्कुल आसान है, आप आसानी से समझ सकते हो कि x सच दैट x मतलब x इस प्रकार है कि x n का मतलब क्या है, अभी मैंने उस समय समझाया था आपको, नेचुरल नंबर्स मतलब प्राकृतिक संख्या का वो ग्रुप है। n क्या है, प्राकृतिक संख्या है, और किस प्रकार की प्राकृतिक संख्या है, तो 50 से बड़ी है और 50 के बराबर और उससे बड़ी और 60 से छोटी। यानी कि अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो 50 लिखूंगा, देखिए यहाँ पे इसका उदाहरण क्या लिखा हुआ है, 50 लिखूंगा, 51 लिखूंगा, 52 कहाँ तक जाएंगे, 60 तक जाएंगे। क्लियर बात, तो इस तरीके से आप लिख सकते हो। फिर सेकेंड अगर देखेंगे तो यहाँ पे इसका सोल्यूशन डी क्या है भाई, डी किस प्रकार का समुच्चय दे रखा है, तो x सच दैट x मतलब x इस प्रकार के हैं, मतलब इसके जो एलिमेंट्स हैं वो किस प्रकार के हैं, वो नेचुरल रियल नंबर्स के एलिमेंट्स हैं, और वो रियल नंबर क्या है, x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0 का एक नंबर है, मतलब इनके सोल्यूशन का एक नंबर है। तो इसको जब हल करेंगे तो इसका जो वैल्यू आएगा वो 2 और 3 आएगा। तो इस तरीके से हम बदल सकते हैं 2 और 3 के रूप में। चलिए मैं इसको समझाता हूँ, जैसे इस वाली चीज़ को मैं समझाता हूँ, आपको समझ में नहीं आया होगा। जैसे एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। एक्स क्या था, एक्स सच दैट एक्स एलिमेंट ऑफ आर, मतलब आर का मतलब एक्स क्या है, एक्स आप देखेंगे तो एक्स एक वास्तविक संख्या है, और वास्तविक संख्या किस चीज़ का, रेंज क्या है इसका, तो इस सोल्यूशन का हल है वो। तो आप जब इसकी वैल्यू निकालेंगे, जब इसको आप तोड़ेंगे, जैसे हल करोगे आप 3x 2x में ये टूट जाएगा,
तो x की वैल्यू आपको जो मिलेगी इस वाले इक्वेशन से, जो आपको x की वैल्यू मिलेगी 3 मिलेगी और 2 मिलेगी। तो x की वैल्यू 2 मिली, 3 और 2। अब इन्हीं का, ये एक रियल नंबर्स हैं और इन्हीं का मान लेते हैं कल को मतलब ब्रैकेट रूट के अंदर आ गया होता, मान लेते हैं सपोज 3, तो इसको कंसीडर नहीं किया जाता। इस वाले मतलब समुच्चय लिखने में हमें इसको कंसीडर नहीं करना था, क्योंकि यहाँ पे एलिमेंट्स किसको बोल रहा था, r को बोल रहा था, मतलब वो वास्तविक संख्या होनी चाहिए। लेकिन अगर मान लेते हैं रूट के अंदर आ गया होता वैल्यू, फिलहाल तो 3 और 2 आया, मान लेते हैं सपोज रूट के अंदर, तो इसको कंसीडर न करके केवल जो वैल्यू रूट के अंदर नहीं होती उसको हम लोग इस वाले में लिख देते। तो इस वाले चीज़ को हम क्या बोलते हैं, रोस्टर विधि से निरूपण करना बोल सकते थे। तो आई होप ये सेशन आपको पसंद आ रहा होगा और आया होगा। अगर नहीं आया तो प्लीज़ एक बार वीडियो और देखिए, अच्छे से समझिए और बुक इसके साथ अपने बुक को भी साथ रखिए और समझने की कोशिश कीजिए, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।